हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में पढ़ा रहा था वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ लिया है स्वर, आज पढ़ेंगे व्यंजन। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं व्यंजन की, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यंजन का परिभाषा। तो आइए देखते हैं परिभाषा। जो वर्ण स्वरों के सहायता से उच्चरित होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। उच्चरित का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों के सहायता से उच्चरित होते हैं, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। कह रहा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, यानी कि बोले जाते हैं, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है कि क्या यह सही है कि व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें ज़रूरत पड़ती है स्वर की? तो आइए देखते हैं। बात करते हैं क की। क ख ये सब क्या है? तो बोलेंगे व्यंजन है। अभी व्यंजन के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, अभी जान लेते हैं बस थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण लिखा हूँ, तो बोलेंगे क लिखे हैं। दूसरा पूछेंगे तो बताएंगे आप लोग क्या ख है। तो एक बार जरा बोल के देखिए। जब बोलते हैं क, क्या बोले? क। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ में, क। जब क बोले तो लास्ट में क्या आया? तो कहेंगे सर जी लास्ट में तो अ आ रहा है क बोलने पे। जब क बोले तो लास्ट में क्या आया? तो कहेंगे अ आया। और जब ख बोले तो लास्ट में क्या आएगा? तो कहेंगे सर इसमें भी लास्ट में क्या आएगा? अ आएगा। नहीं भरोसा है तो आप लोग बोल के देख लीजिए। जितने व्यंजन वर्ण है सबका उच्चारण कीजिए, लास्ट में जरूर स्वर आएगा। अब देखिए जैसे ही क बोले लास्ट में क्या आया? अ। यहाँ पे भी क्या आया है? अ आया है। तो बताओ अ क्या स्वर है कि नहीं है? तो बोलेंगे हाँ सर, अ जो है वो क्या है? स्वर है। तो बताइए ये जो व्यंजन वर्ण है ये किसके सहायता से बोला जा रहा है? तो कहेंगे व्यंजन के सहायता से। ये जो व्यंजन है किसके सहायता से बोला जा रहा है? तो बोलेंगे स्वर के सहायता से बोला जा रहा है। स्वर नहीं होता तो क्या ये सही तरीके से व्यंजन बोला जाता? तो कहेंगे नहीं। तो व्यंजन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? तो कहते हैं स्वरों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो किसके सहारे बोले जाते हैं? तो कहेंगे स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे कोई पूछता है कि बताओ पूर्ण व्यंजन किसको कहते हैं? क्या पूछेगा? पूर्ण व्यंजन। या आपसे पूछेगा कौन सा व्यंजन? शुद्ध व्यंजन। आपसे यदि कोई पूछ ले कि बताओ पूर्ण व्यंजन या शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं, तो व्यंजन लिखना और व्यंजन के नीचे क्या लगा देना? एक खड़ी डंडी। व्यंजन के नीचे क्या लगा देना? एक खड़ी डंडी। और जब एक खड़ी डंडी लगा दोगे दोस्त तो ये कैसा व्यंजन कहलाएगा? ये शुद्ध व्यंजन कहलाएगा, या क्या इसी को बोलते हैं? तो कहेंगे पूर्ण व्यंजन। और जब कोई व्यंजन पूछे तो ऐसे लिख देना। ये व्यंजन जो है लिखेंगे तो इसमें दो चीजें होगा, एक तो व्यंजन होगा और दूसरा क्या मिला होता है? तो कहेंगे स्वर मिला होता है। और जब शुद्ध की या पूर्ण की बात करेंगे तो एक डंडी लगा देना, इसमें स्वर नहीं होता बल्कि क्या होता है? खाली शुद्ध रूप से व्यंजन होता है। अब बात आती है कि ये जो डंडी लगाए हैं इस डंडी को कहते क्या है? तो जान लो, इस डंडी को बोलते हैं क्या? हलंत। इस डंडी को क्या कहेंगे? इस डंडी को बोलते हैं हलंत। अब बात आती है कि हलंत क्या है? हलंत क्या है और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कहां करते हैं? बात आई कि नहीं? अगर दिमाग में नहीं चल रही है तो सोचना शुरू कर दो कि हलंत किसको कहते हैं। तो जान लो, जब जब व्यंजन वर्ण का प्रयोग स्वर के बिना करना होता है, स्वर के बिना किया जाता है, किया
जाता है तब व्यंजन वर्ण के नीचे व्यंजन वर्णों के नीचे लगे व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हलंत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो कह देना कि जब व्यंजन वर्णों को स्वर के बिना लिखना होता है। और जब स्वर के बिना लिखेंगे तो कैसा होगा, तो कहेंगे पूर्ण व्यंजन या शुद्ध व्यंजन। तो जान लो जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना किया जाता है तब व्यंजन वर्णों के नीचे हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि ये हलंत चिन्ह जो होता है ये कैसा होता है, तो उससे बता देना इस तरीके के तिरछे खड़े पाई को तिरछे रेखा को हलंत चिन्ह कहते हैं, हलंत चिन्ह कहते हैं। बात समझ में आई? अब कोई पूछे कि ये जो हलन चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बता देना कि हलन चिन्ह का प्रयोग स्वर के साथ नहीं किया जाता है, स्वर के साथ नहीं किया जाता है। जब हलन चिन्ह का प्रयोग स्वर के साथ नहीं किया जाएगा तो बात आती है इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो उससे बता देना ये जो हलन चिन्ह होता है, हलन चिन्ह का प्रयोग हम हमेशा किसके साथ करते हैं, तो कहेंगे व्यंजन वर्णों के साथ। व्यंजन वर्णों के साथ जो है हलंत चिन्ह का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बात करते हैं हलंत की। हलंत किसे कहते हैं तो बता देना जब व्यंजन वर्ण को हमें कैसा लिखना हो, आधा लिखना हो या स्वर के बिना लिखना हो, तो उसे हम तब वहां हम हलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कोई पूछे कि हलंत चिन्ह कैसा होता है तो बता देना इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे तिरछे लगे रेखा को हम क्या बोलते हैं, हलंत। अब कोई पूछे कि हलन चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है तो उससे बता देना हलन चिन्ह का प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है, स्वर के साथ नहीं किया जाता है। और कोई पूछे कि हलन चिन्ह का प्रयोग किया कहाँ जाता है तो उससे बता देना व्यंजन वर्णों के साथ हलन चिन्ह का हमेशा प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई हलंत के बारे में? अब देखो ये जो व्यंजन है इन सभी व्यंजन वर्णों को संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं तो कहेंगे हल कहते हैं। क्या बोला जाता है, हल बोला जाता है। अब कोई पूछे आपसे हल किसको कहते हैं तो उससे बता देना व्यंजनों को हल कहते हैं। वो खेत में जोतने वाला हल मत समझ लेना दोस्त, नहीं तो हो जाएगा क्या दिक्कत। संस्कृत में व्यंजनों को क्या बोला जाता है तो बोलेंगे हल बोला जाता है। बात समझ में आई? अब समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन का विभाजन। व्यंजन का विभाजन। अब बात करते हैं व्यंजन की विभाजन की। तो व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में तो बोलेंगे 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। और इन 3 के अलावा भी दोस्त हमें बहुत सारे व्यंजन के बारे में पढ़ना है। तो मुख्य रूप से कितने पहले पढ़ेंगे तो कहेंगे 3। और जब बात आ गई कि मुख्य रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है तो कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है। तो बात आती है पहले की, पहले व्यंजन को कौन सा व्यंजन बोलेंगे तो पहले व्यंजन को बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो पहला भाग में जो बटा वो किसमें बटा, स्पर्श व्यंजन के रूप में। और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन तो बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन।
और तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है जो उसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों का विभाजन मुख्य रूप से कितने भाग में हुआ है तो कितना बताएंगे? 3। पूछेगा कौन कौन से, तो बता देना। एक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन और तीसरे को बोलते हैं उष्म व्यंजन। और कोई पूछेगा इसके अलावा भी तो कई सारे हैं, तो पहले इन तीनों को पढ़ते हैं, इसके बाद जितने हैं उन सब के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सब्र रखिएगा, सब्र करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगा बिना छुड़े। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। पहला कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे? तो बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए यहां पे लिखा है क्या, तो बोलेंगे स्पर्श। स्पर्श के अर्थ की बात करें तो स्पर्श का जो अर्थ होता है उस क्या होगा, तो कहेंगे छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? कहेंगे छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होगा? छूना। अब बात आती है कि यहां कौन छुएगा? यहां इंसान तो दिख नहीं रहे हैं कि एक दूसरे को गए सडनी छू के चले आए। यहां कोई वस्तु तो है नहीं कि हम जाके क्या करें, छू ले। अब स्पर्श का मतलब तो होता है छूना। अब बात यही नहीं समझ में आई कौन किसको छुएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं हम क्या, व्याकरण हिंदी का, और व्याकरण में भी कब पढ़ रहे हैं क्या, तो बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। तो बताइए कोई भी व्यंजन कैसे किसी चीज को छुएगा? इंसान होता तो जाता लपकदनी छू के क्या करता, चला आता। इंसान तो है यहाँ नहीं, और हम अगर आपको छूने की बात करें तो आप तो जाओगे किसी न किसी को छू के चले आओगे। तो यहाँ देखो कोई व्यंजन कैसे किसी को छुएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। आइए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो जब देखो व्यंजन है, तो जब हम व्यंजन वर्णों का क्या करेंगे, जब व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, देखो अब यहां से बेसिक मेथड समझना और परिभाषा क्रिएट करने की क्या करना, कोशिश करना। पहले तोड़ तोड़ के परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर परिभाषा को उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इससे आसानी ये होगा कि परिभाषा आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रहेगा। जब हम दोस्त करेंगे क्या, वर्णों का उच्चारण, और वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, तो कहेंगे वायु। मुख से निकलेगा कि फेफड़े से? फेफड़े से होते हुए कहाँ निकलेगा, मुख से। तो जब वर्णों का क्या करेंगे दोस्त, हम करेंगे उच्चारण, तो फेफड़े से, फेफड़ों से वायु निकलेगा, वायु निकलेगा। जब हम वर्णों का करेंगे क्या, कहेंगे उच्चारण, तो फेफड़े से क्या निकलेगा, तो कहेंगे वायु निकलेगा। और ये जो वायु निकलेगा ये करेगा क्या? अब बात आएगी ना कि अगर ये वायु निकलेगा तो क्या करेगा। तो ये वायु जो है, ये जो वायु निकलेगा ये मुख के विभिन्न का मतलब जिसको ना समझ में आए लिख लेना क्या, अलग अलग। विभिन्न का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं अलग अलग मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर, उच्चारण स्थानों को। अब बात है कि उच्चारण स्थानों को क्या करेगा भाई, कह रहा है कि जब हम वर्णों का क्या करेंगे दोस्त, उच्चारण करेंगे, तो हमारे फेफड़े से क्या निकलेगा, हमेशा वायु निकलेगा। और ये वायु करेगा क्या, तो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर को स्पर्श करते हुए, स्थानों पर, विभिन्न उच्चारण स्थानों पर स्पर्श करते हुए। स्पर्श का मतलब क्या है, तो बोलेंगे छूते हुए। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो स्पर्श करते हुए मतलब छूते हुए
अब बात आती है कि स्पर्श करते हुए क्या करेगा भैया? स्पर्श करते हुए क्या करेगा? तो बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो उसे कैसा वर्ण बोलेंगे? तो उसे बता देना कैसा वर्ण बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। तो जब जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त, अब देखो परिभाषा क्रिएट हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर स्पर्श करते हुए क्या करे? बाहर निकल जाए, तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर स्पर्श करते हुए कहाँ निकल जाए? बाहर। अब बात आती है कि विभिन्न उच्चारण स्थान है क्या? तो उसे बता देना मूर्धा, बहुत सारे हैं, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ये सब क्या है? तो कहेंगे ये सब हमारे मुख के उच्चारण, विभिन्न उच्चारण स्थान है। तो जब वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि मूर्धा, तालु, कंठ ये सब है क्या, कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम यहां से करते हैं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। जब इसी को जोड़ दोगे एक क्रम में तो क्या बना देगा? परिभाषा। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की परिभाषा की। तो आइए देखते हैं परिभाषा। तो कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से या फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को, मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखो परिभाषा तो हम लोगों ने जान लिया स्पर्श व्यंजन का। अब बात आता है कि स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होता है तथा इनकी संख्या कितनी मानी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक है, तो उससे बता देना क से लेके म तक के वर्णों को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कहां से लेके कहां तक वर्णों को? तो कहेंगे क से लेके म तक के वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी संख्या कितनी, तो उससे बता देना इसकी जो संख्या है वो कितना है? 25। अब बात आता है कि संख्या तो हम जान गए कि संख्या इसकी कितनी? 25। कहां से कहां तक? क से लेके म तक। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं जो जान लेते हैं। आपसे पूछता है इसके क्या? उपनाम। अब आपसे ये नहीं पूछता है कि बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, बल्कि इसका उपनाम लेता है और कहता है कि बताओ इसकी संख्या कितनी। बात समझ में आई? एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गया है, आप भी चालाकी दिखाइए। तो इसके उपनाम के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को ही बोलते हैं कौन सा व्यंजन? तो बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को ही एक अलग नाम से जानते हैं, वो नाम है क्या? तो कहेंगे उदित व्यंजन। किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। किसको? स्पर्श व्यंजन को। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे बता देना इसकी भी संख्या कितनी? 25। कोई पूछे कहां से लेके कहां तक, तो बोल देना क से लेके म तक। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उदित व्यंजन की संख्या कितनी, तो उसे बता देना 25। और कोई पूछे कहां से कहां तक, तो बता देना क से लेके म तक। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन
और उदित व्यंजन कहते क्यों हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अच्छे से अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन को क्या क्या बोलते हैं। तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन को हम बोलते हैं क्या, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना बताया, तो कहेंगे 25। कहां से कहां तक, तो बोलेंगे क से लेके म तक। उपनाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उदित व्यंजन। अब देखो इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, 25। कहां से लेके कहां तक, तो कहेंगे क से लेके म तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क, ख, ग, घ और अंग। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें आज क ख पढ़ा रहे हैं, जरूरी है आज पढ़ाना। आप बचपन की यादें फिर से ताजा कर लो और आके पढ़ लो क्या, क ख। दूसरा ट, ठ, ड, ढ। देखो हम भी भूल गए ना, आप लोगों को बचपन की यादें दिलाते दिलाते। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ। और इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अड़ा। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कहां से शुरू हुआ, तो कहेंगे क से, और कहां खत्म हो रहा है, तो कहेंगे म पे। तो क से लेके म तक के इन सभी वर्णों को हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन। अब इसी को शॉर्टकट में क्या याद रखना, कम। अंग्रेजी वाला कम याद मत रखना, COME, नहीं तो हो जाएगा क्या, गड़बड़। कम याद रखना, आराम से याद रहेगा, लेकिन अंग्रेजी वाला नहीं। कम का मतलब क्या, क से लेके म तक। पूछेगा कोई कैसा वर्ण, तो बता देना स्पर्श। अब बात करते हैं ये जो कवर है, ये जो क वाली लाइन है ना, ये क, ख, ग, घ, अंग, ये लाइन किससे शुरू हो रही है, क से। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा वर्ग, क वर्ग। इसी को बोलते हैं क वर्ग। और देखिए ये च वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे च वर्ग। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे ट वर्ग। और इस लाइन की बात करें तो इस लाइन को हम बोलते हैं त वर्ग। और इस लाइन की बात करें तो इस लाइन को बोलते हैं प वर्ग। अब देखो संस्कृत में ही क वर्ग को कौन सा वर्ग बोलते हैं, तो कहेंगे कु वर्ग। संस्कृत में इसको क्या कौन सा वर्ग बोलते हैं, तो कहेंगे कु वर्ग। और आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि संस्कृत की बात हिंदी में क्यों कर रहे हैं। तो ये देखो जब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, तो हमें जरूरत पड़ेगा इसका, कु वर्ग, टू वर्ग। इस वर्ग वाला जो संस्कृत में जो वर्गों को जिस नाम से जानते हैं, उस वर्ग की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत। और उच्चारण स्थान इसकी वजह से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्त। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो मुझे बताने का कोई शौक नहीं था। अब बात करते हैं च वर्ग की। तो च वर्ग को संस्कृत में कौन सा वर्ग बोलते हैं, तो कहेंगे चू वर्ग। और ट को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे टू वर्ग। और त को कौन सा वर्ग बोलते हैं, तो बोलेंगे तू वर्ग। और प को कौन सा बोलेंगे, पू वर्ग। अब देखो बात आई कि आखिर ये जो नाम पड़ा ना, कौन सा, वर्गीय व्यंजन, आखिर इसको कहे कहे। देखो कोई चीज है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जानना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जानना पड़ेगा। अब बात आई कि इसको वर्गीय व्यंजन आखिर हम काहे बोले, तो देखो चाहे इधर से हम देखें, हर लाइन में कितने अक्षर, तो कहेंगे 5।
इस लाइन में देखें तो कितने? 5। इस लाइन में देखें तो कितने? 5। इसमें भी कितने? 5। इसमें भी कितने? तो 5। और इसमें भी कितने? तो कहेंगे 5। इधर से देख लिए कितना मिला? 5 मिला। बताओ इधर से अगर जाएंगे इधर तो कितने? तो कहेंगे 5। इधर देखेंगे तो कितने? कहेंगे सर चाहे जिस साइड से देखे कितने, हर लाइन में कितने दिख रहे हैं? तो कहेंगे 5 वर्ण दिख रहे हैं। तो बताओ अगर लाइनों की संख्या कितनी? तो कहेंगे सर लाइनों की संख्या तो 5 तो है, हर लाइन में कितने वर्ण? तो कहेंगे 5। तो बताओ 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 25 आएगा। तो बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? तो कहेंगे सर ये तो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना? कहेंगे 25। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कहेंगे वर्ग। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है ये क्या बनाता है? तो कहेंगे वर्ग बनाता है। और वर्ग बनाने के कारण ही इसको दोस्त एक उपनाम मिला, क्या? वर्गीय व्यंजन का। स्पर्श को क्या बोलने लगे हम? वर्गीय व्यंजन। इसीलिए दोस्त आपसे कोई स्पर्श व्यंजन पूछे चाहे वर्गीय पूछे, बात एक ही है कि नहीं है? तो कहेंगे हाँ। अब बात आई कि वर्गीय तो समझ गए आप लोग कि वर्गीय व्यंजन किसको क्यों कहते हैं। अब समस्या ये है कि इसका उदित व्यंजन नाम क्यों पड़ा। तो देखिए जो व्यंजन है, व्यंजन की शुरुआत कहां से होती है? तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन से। कहां से शुरू हुई? स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? तो कहेंगे 25 तो है। जब व्यंजन वर्ण की शुरुआत स्पर्श से हुई है, शुरू होने के कारण ही स्पर्श व्यंजन को हम क्या बोले? उदित व्यंजन। शुरुआत व्यंजन की कहां से है? तो कहेंगे स्पर्श से। स्पर्श से शुरू हुआ, इसी कारण इसको एक नाम प्रदान किया गया, क्या? उदित व्यंजन। तो आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट अभी नहीं कहेंगे लेने के लिए, ये मत सोचिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार यही बोलते हैं सर, बोल देते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नहीं। अब देखिए ये जो क है इसको क वर्ग का कौन सा अक्षर बोला जाता है? तो कहेंगे प्रथम अक्षर। इसको कौन सा? दूसरा। इसको तीसरा। इसको कौन सा? चौथा। और इसको कौन सा बोला जाता है? पांचवा। इसको वर्ग का कौन सा अक्षर? पहला। इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। इसी तरह से च वर्ग का जो च है कौन सा अक्षर? पहला। छ दूसरा, छ दूसरा, ज तीसरा, झ चौथा और यह पांचवा। ये देखो 1 2 3 4 5 ये जो मार्किंग किए हैं ना, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है कहां? जब पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? क। देखो प्रत्येक वर्ग का नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे करके सभी वर्ग हैं। सभी में जो पहला अक्षर है उसे कौन सा वर्ग बोलेंगे? सॉरी सीक्वेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीक्वेंस सही है, कोई दिक्कत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर पूछे आपसे बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना बताएंगे? 25। कोई पूछेगा कहां से लेके कहां तक, तो बोल देंगे क से लेके म तक। कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम क्या है, तो बता देना वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। बात समझ में आई? अब देखो स्पर्श व्यंजन में ही ये 4 कौन कौन, इसको छोड़ देते हैं। बात करते हैं कितना की? इन चारों की। इन चारों को हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो कहेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो बोलेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पूछेगा किसको किसको, तो बता देना च छ ज झ इयों को। च छ ज झ, च छ ज झ को हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे स्पर्श संघर्षी बोलते हैं व्यंजन इसको। कोई पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या बताओ कितनी है, तो उससे बता देना कितना? 4।
आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताओ स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कितना, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना च, छ, ज, झ। इया को काउंट मत करना, बचपन से पढ़े होगे आप लोग। इया माने कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इया माने कुछ नहीं। और पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना मारना है, 4। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, देखिए क्या लिखा है, तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, क्या पूछे, संख्या, तो उससे बता देना कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। पूछेगा 4 कौन कौन से, तो उससे बता देना य, व, र और चौथा क्या, ल। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना य, व, र और ल। य, व, र और ल। अभी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। तो संस्कृत में जान लेना दोस्त, अर्धस्वरों की संख्या कितनी, 4। संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो कहेंगे 4। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इनको हम अर्धस्वर कहते हैं, तो बता देना इन चारों को, य, व, र, ल को संस्कृत में क्या माना जाता है, अर्धस्वर। संस्कृत में इन चारों को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो कहेंगे अर्धस्वर बोला जाता है। और अर्धस्वरों की संख्या पूछे तो कह देना संस्कृत में कितने, 4। कौन कौन, तो बोलेगा य, व, र, ल। इन सभी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। लेकिन जब बात करें दोस्त हिंदी की, और आपसे कहे कि बताओ हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना कितनी, 2। हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या, अर्धस्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना कितना, 2। अब कहेंगे सर जी आप तो हिंदी में बता रहे हैं अर्धस्वरों की संख्या 2 है, लेकिन जबकि कुछ बुकों में दिया है कितना, 4 दिया है। तो 4 दोस्त आपके हिंदी में नहीं बल्कि कहाँ माना जाता है, संस्कृत में माना जाता है अर्धस्वर। किंतु हिंदी की बात करें तो हिंदी में अर्धस्वरों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्त, 2। कोई पूछे कौन कौन, तो बता देना एक यह है और दूसरा वह है। अब कहेंगे सर जी जो बुकवा में दिया है लुसेंट वगैरह में का उसको आप नकार रहे हैं, तो बताइए अगर आप 2 कह रहे हैं तो किस बेस पे कह रहे हैं, कौन मानता है। तो जान लो अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि कौन मानता है, तो दोस्त मैं प्रमाण भी देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। एक है प्रोफेसर हिंदी के जिनका नाम है डॉक्टर उदयानंद, जिनका नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी में और स्वरों को हिंदी में य और व को ही, य और व को ही अर्धस्वर माना है, अर्धस्वर माना है। ये रहा दोस्त प्रमाण। अगर कोई पूछे कि हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना 2। और कोई पूछे संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो कह देना भैया 4।
कोई पूछेगा हिंदी में दो किसके अनुसार, तो बता देना डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी में यह और वह को ही क्या माना है, अर्धस्वर। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अर्धस्वर कहते किसको है, बात समझ में आई कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, सही सही बताना। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर अर्धस्वर किसको कहते हैं। जो वर्ण कभी स्वर का काम करे, कभी स्वर तो कभी व्यंजन का काम करे। जो वर्ण कभी स्वर तो कभी व्यंजन का काम करे, व्यंजन का कार्य करे, उसे हम अर्धस्वर कहते हैं, तो उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। जो वर्ण कभी क्या बन जाए, स्वर, तो कभी क्या बन जाए, व्यंजन। मतलब समझ में आया, जो व्यंजन मतलब जो वर्ण कभी व्यंजन के रूप में काम करे, तो कभी किस रूप में, स्वर के रूप में कार्य करे। ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अर्धस्वर। ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे अर्धस्वर कहते हैं। अब दिमाग में चल रहा होगा, सर जी आप ये बात कह दिए तो हम मान लेते हैं, लेकिन सर जी एक काम कीजिए ना, सिद्ध करके दिखाइए कि यह और वह ये दोनों कैसे कभी स्वर तो कभी व्यंजन के रूप में काम करते हैं। तो आइए मैं ये भी करने के लिए आपके लिए तैयार हूं, सज्ज हूं, क्योंकि आप कंपटीशन देने वाले हैं और मैं चाहता नहीं कि एक नंबर भी कोई आपसे ले सके। आप जितना नंबर है उतना जाके छीन लोगे, ये मैं वादा करता हूं। मैं टीचर, बात करते हैं यह वह की, छोड़िए ये सब बातें, यह और वह। अब देखो ये यह और वह कभी तो स्वर तो कभी व्यंजन के रूप में कैसे काम करता है। एक शब्द आप देखे होंगे, लिखते हैं कैसे, बोलते हैं आप कौवा, बोलते हैं कि नहीं, क्या बोले आप, कौवा। और जब ये लिखे हैं कौवा तो इसमें क्या दिख रहा है, तो कहेंगे वह दिख रहा है। ये वह कौन सा व्यंजन है, तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन है सर। इस वह को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो ये वह किस रूप में काम किया अभी यहाँ पे, तो कहेंगे अभी तो सर व्यंजन के रूप में काम किया। किस रूप में काम किया, तो कहेंगे व्यंजन के रूप में काम किया। लेकिन अगले ही पल दोस्त एक कौवा ऐसा भी आपको दिखने को मिला होगा, क्या लिखे होंगे, कौवा। अभी दोस्त यह वह व्यंजन के रूप में काम किया, जस्ट अभी किस रूप में आ गया, तो कहेंगे स्वर के रूप में आ गया सर जी। इधर किस रूप में आ गया, तो कहेंगे तुरंत ही परिवर्तन खा के किस में आ गया, स्वर के रूप में। तो काम किया कि नहीं स्वर की जगह, तो कहेंगे हाँ स्वर की जगह तो सर काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी या की, तो एक देखे होंगे आप लोग लिखते हैं क्या, महिलाएं। महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं दोस्त, और कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं। कह दो झूठ है कभी। अब देखो यहाँ पे य के रूप में काम किया, स्वर के रूप में, यहाँ किस रूप में काम कर दिया, तो कहेंगे व्यंजन के रूप में सर जी काम किया कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ। तो बात समझ में आई कि नहीं, हाँ अब समझ में आई तो अच्छी बात है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका देता हूं। आपसे कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना, 4। कोई पूछेगा कौन कौन, तो बता देना य व र ल। और पूछेगा हिंदी में और स्वरों की संख्या कितनी, तो कह देना 2। पूछेगा किसके अनुसार, तो बता देना डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितना माना है, 2। कोई पूछे किसको, तो बता देना एक य को और दूसरा किसको, वह को। और कोई पूछे बताओ संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या कितनी, तो कह देना उनसे कितनी, 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना य व र और ल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब अगले व्यंजन की बात करते हैं। तो अगला हमें पढ़ना है कौन सा? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। अब देखो, उष्म का मतलब कौन सा व्यंजन पढ़ना है? उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। अब उष्म किससे बना है? तो कहेंगे उष्मा से बना है। तो उष्मा का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे गर्मी होता है सर। और उष्म का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे गर्म होता है। अब देखिए, गर्मी अगर हम बात करें, उष्मा किससे बना है? तो कहेंगे उष्म किससे बना है? उष्मा से। उष्मा का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे गर्मी। गर्मी पैदा कब होगी दोस्त? जब होगा क्या? घर्षण। जब होगा क्या? घर्षण। तब क्या निकलेगी? तो कहेंगे सर गर्मी। कहीं कहीं कुछ लोग बोलेंगे सर अगियो निकल जाएगा, पत्थर से पत्थर को रगड़ेंगे। लेकिन रगड़ेंगे तो दोस्त क्या होगा? घर्षण। घर्षण होगा तभी तो कुछ होगा। तो बोलेंगे हाँ सर। आइए आगे देखते हैं। जब उष्म वर्णों का हम दोस्त करते हैं क्या? उच्चारण। जब उच्चारण करेंगे दोस्त तो क्या निकलेगा? तो कहेंगे मुख से वायु निकलेगा। जब उष्म व्यंजन वर्णों का करेंगे दोस्त उच्चारण तो मुख से निकलेगा वायु। मुख से वायु निकलेगा। और ये वायु निकलेगा दोस्त तो करेगा क्या? निकलेगा। जब हम उस व्यंजन वर्णों का करेंगे उच्चारण तो हमारे मुख से निकलेगा क्या? तो कहेंगे सर वायु निकलेगा। और ये वायु करेगा क्या? तो ये वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को, मुख के विभिन्न 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 उच्चारण स्थानों पर, उच्चारण स्थानों पर, स्थानों पर देखो, जब हम उस व्यंजन वर्णों का करेंगे दोस्त उच्चारण तो मुख से वायु निकलेगा। और वो ये वायु करेगा क्या? तो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर, उच्चारण स्थानों पर घर्षण करते हुए, घर्षण करते हुए, करते हुए कहां निकल जाएगा? तो बोलेंगे बाहर। ये जो वायु होगी दोस्त, ये वायु क्या करेगा? मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पे पहले तो घर्षण करेगा और घर्षण करने के बाद धीरे से कहां निकल जाएगा? अब बाहर। और जब बाहर निकल जाएगा तो ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे उष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों पर घर्षण करते हुए कहां निकल जाए दोस्त? तो कहेंगे बाहर। तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो उसे कहेंगे स्पर्श उष्म व्यंजन। उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? उष्म व्यंजन। और आइए इसी को परिभाषा को धीरे से क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ये था व्यवहारिक। और इसी को जोड़ के लिख दो दोस्त, बन जाएगा क्या आपका? परिभाषा। तो परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न, विभिन्न का मतलब दोस्त बताया था क्या होता है? तो बोलेंगे अलग अलग। विभिन्न का मतलब क्या है? तो बोलेंगे अलग अलग उच्चारण स्थानों पर, उच्चारण स्थानों पर, स्थानों पर घर्षण करते हुए, घर्षण करते हुए बाहर निकल जाती है, बाहर जाए तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा तो हो गया दोस्त, परिभाषा आप लोगों ने समझ भी लिया था। इसी को बस जोड़ के लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? परिभाषा। और इसी को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इसका बेस, जिससे समझाने और समझने में क्या हो जाएगा? आराम। अब बात करते हैं उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ
उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, 4। कोई पूछे कौन कौन, तो उससे बता देना तीनों स और ह, स और क्या ह। अगर आपसे कोई पूछे कि उस व्यंजन की संख्या कितनी, तो उससे बता देना 4। और कोई पूछे कौन कौन, तो बता देना तीनों स और ह। शॉर्ट में बता देना तीनों स और क्या ह। अब बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि उस व्यंजन का उपनाम क्या है, क्या पूछे, उपनाम, तो उससे बता देना जो उस व्यंजन का उपनाम है वो है संघर्षी व्यंजन। उस व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो संघर्षी व्यंजन के नाम से उस व्यंजन को क्या करते हैं, जानते हैं। आपसे बोले कोई कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो बता देना किसे, उस व्यंजन को। और कोई पूछे इसकी संख्या कितनी, तो बता देना 4। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना तीनों स और ह। बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।